सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बिना कंपटीशन की इंग्लिश को सीखना बहुत मुश्किल है, और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन। अब बच्चे जनरली पूछते हैं सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो नॉलेज है वो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस में आपकी मदद करती है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं, फिलर्स के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं, क्लोज टेस्ट के हैं। तो जो बच्चे काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने ये सारी टाइप्स करवा रखी है, और जब भी मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो आपने नोट किया होगा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। उसकी मदद से बहुत सारे जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करता हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बच्चे सीख तो लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानते कैसे हैं, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। हालांकि मैंने भी सिखाया हुआ है आपको, दो तरीके से पहचानते हैं, एक फंक्शन के बेसिस पे, एक सफिक्स के बेसिस पे। किसी बच्चे ने नहीं देखी है वीडियोस तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मैं आज इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा हूँ। टोटल 3 क्लासेस मैं आपको करवा रहा हूँ। आज फर्स्ट क्लास है हमारी, ऑल्टरनेट डेज पे ये तीनों क्लासेस आएंगी। आप अच्छे से इन क्लासेस को देखिएगा और समझिएगा कि मेरी अप्रोच क्या है। क्लियर? तो न्यूज़पेपर से मैंने बहुत ही बढ़िया आर्टिकल सेलेक्ट किया। उसके अंदर जो चैलेंजिंग वर्ड्स हैं ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं एट द सेम टाइम, जिसमें वोकैबुलरी भी सीखने को मिले और पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन तो हम लोग डील कर ही रहे हैं, तो दोनों चीज़ें हमारी इंप्रूव हो जाएं। तो मैंने ऐसे वर्ड्स चूज़ किए हैं, चैलेंजिंग है, मज़ा आएगा आपको सीखने में और मुझे सिखाने में। चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आप में से कोई अगर ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश को बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना चाहता है, जो चाहता है इंग्लिश उसका वीक नहीं स्ट्रॉन्ग एरिया बने, स्कोरिंग एरिया बने, तो आप मेरे कंप्लीट इंग्लिश कोर्स से एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से, प्यार से, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर में पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट भी है tarungroverenglish.com। तो एक एक चीज़ बिल्कुल आपको सीक्वेंस में मिल जाएगी। क्लियर? चलिए जी। और मैं आपको यकीन के साथ ये बात बोल रहा हूँ, जो बातें मैंने सिखाई हैं, जो बताई हैं, एक बार आपने सीख ली ना वो सारी बातें, तो दोबारा कहीं से इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना पावरफुल और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। तो चाहे आप एसएससी या फिर अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या स्टेट एग्जामिनेशन की, बैंक की, या डिफेंस एग्जामिनेशन की, हर कैटेगरी के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा। और कंप्लीट इंग्लिश पैक में ये 4 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, और इससे बाहर इंग्लिश में कुछ भी नहीं है भाई। कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस है, एडवांस प्रैक्टिस है, और वोकैबुलरी है। क्लियर? तो बढ़िया अपना तैयारी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेकआउट कीजिए और क्लासेस में एनरोल कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो मैं एक बार रिकॉल करवा दूं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन एक बार देखते हैं। ठीक है? हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं ऑलरेडी पहले आपको बोल चुका हूँ। अच्छा, किस चीज़ का लिंक है? जो मैंने सिखाया हुआ है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका लिंक है। ठीक है? अब कुछ बच्चे जनरली वीडियो देखेंगे, उनको लगेगा है ये तरुण सर है, क्योंकि वो बहुत पुरानी वीडियो है। जनरली अक्सर हो जाता है ना, हम अपनी भी कोई फोटो या वीडियो देखते हैं ना, कैसा सा था यार मैं, अजीब सा बिल्कुल, है ना, हो जाता है। क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं, ग्रो करते हैं, अपनी गलतियों से लर्न करते हैं। तो जो हमारी पुरानी वाली सेल्फ होती है, हमें थोड़ी लेस एडवांस लगती है, ये नेचुरल है। ठीक है? तो खैर कोई बात नहीं, आ जाइए पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो याद करो, मैंने 2 तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना सिखाया है। एक तो होता है फंक्शन के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा है आपका सफिक्स के बेसिस पे। सफिक्स के बेसिस पे दोनों की बात 1 बाय 1 करके कर लेते हैं। पहले बात करते हैं फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन मतलब जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पता है आपको, बेसिक सी बात है। अब आपको इन सारे शब्दों के फंक्शन पता होने चाहिए। फंक्शन कैसे? नाउन का फंक्शन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है, यस और नो? अच्छा, किसी आर्टिकल के आगे कोई वर्ड आया हुआ है तो वो क्या है? नाउन है। किसी वर्ड के साथ एस या ईएस लग के प्लूरल बना पड़ा है तो वो क्या है? नाउन है। बेसिक सी बातें हैं। वर्ब एक्शन डिनोटिंग वर्ड है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, तो मॉडिफिकेशन वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। एडवर्ब भी मॉडिफिकेशन वाला वर्ड होता है, जानते हैं। वर्ब को और एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को जो मॉडिफाई कर दे शब्द, वो क्या है? एडवर्ब है। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड होता है। तो ऐसे ही जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो सेंटेंस में अगर किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है तो आप देख लीजिए उस वर्ड का सेंटेंस में फंक्शन क्या है, कि नाम बता रहा है, काम बता रहा है, जोड़ रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है? ये तो सबसे बेसिक तरीका हो गया पहचानने का, फंक्शन के बेसिस पे। बहुत बार फंक्शन के बेसिस पे हम नहीं पहचान पाते, तो हम फिर मदद लेते हैं सफिक्स की। अब ये सफिक्स क्या होता है? आपने सुना होगा, प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है ना? प्रीफिक्स क्या होता है?
किसी भी वर्ड के पहले अगर कोई ग्रुप ऑफ लेटर्स आ जाए, पहले आ जाए, तो वो प्रीफिक्स है। प्री मतलब पहले, जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है ना। और सफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के एंड में कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स आ जाए तो वो सफिक्स है। मैं एग्जांपल दे दूं आपको तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला मिसअंडरस्टैंड, मिसअंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड के पहले क्या लिखा हुआ है, मिस, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है। ऐसे मैंने बोला डिसएग्री, तो अग्री के पहले क्या है, डिस है, तो ये प्रीफिक्स है। ऐसे मैंने बोला अनहैप्पी, तो अनहैप्पी में अन लगा पड़ा है आगे, क्या है, ये प्रीफिक्स है। बट पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन प्रीफिक्स से नहीं होती है, सफिक्स से होती है। वो तो मैं डिफरेंस समझा रहा था, प्रीफिक्स और सफिक्स होता क्या है। सफिक्स मेन है आपके लिए, सफिक्स के थ्रू पहचानते हैं। जैसे कोई वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल में FUL लगा पड़ा है, तो ये क्या है, सफिक्स है, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक वर्ड और लिखा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। अभी बढ़िया इंप्लीमेंटेशन करेंगे, निश्चिंत रहो, एक नंबर की क्लास होने वाली है, मजा आने वाला है भाई। ब्यूटीफुल, कंफर्टेबल, तो ABLE लगा पड़ा है यहाँ पे। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, तो ये NESS लगा पड़ा है, ये क्या है, सफिक्स है। तो ऐसी काफ़ी सारे सफिक्स होते हैं, MENT, ANCE, है ना, CIVE, ABLE, FUL, SHIP, काफ़ी सारे सफिक्स हैं। और जो डिस्क्रिप्शन में सफिक्स की वीडियो का लिंक है उसमें मैंने समझाया हुआ है कि नाउन सफिक्स कौन से होते हैं, एडजेक्टिव के सफिक्स कौन से होते हैं, एडवर्ब के कौन से होते हैं, वर्ब के कौन से होते हैं। तो दो ही तरीके हैं पहचानने के। तो जब भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, इन दोनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज कोई ट्रिक नहीं है और कोई तरीका नहीं है, कितनी मर्जी आप शॉर्टकट ढूंढ लो, नहीं पहचान पाओगे भाई, ठीक है। चलिए जी, 1 बाय 1 इंप्लीमेंट करते हैं तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इंप्लीमेंट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिए। जब आप वोकैबलरी पढ़ते हैं ना, तो वोकैबलरी को अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ते हैं, मतलब सेंटेंस के साथ पढ़ते हैं, तो उससे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो नॉलेज है वो एनहांस होती है। एक तो फंक्शन से हो रही है, सफिक्स से हो रही है, वोकैबलरी से भी होती है। अब वोकैब तो पढ़नी ही है आपको, वोकैब तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, एग्जामिनेशन में आती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके बिना तो पेपर क्वालिफाई कर नहीं सकते हैं। और मैंने 1000 बार आपको ये चीज़ भी बताई है कि जब भी वोकैब पढ़ो तो कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़ो। तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कॉन्टेक्स्ट के साथ क्यों पढ़नी है, क्योंकि वो चीज़ आपकी दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मदद करती है। हम बस वोकैब को वोकैब के लिए रटते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। जैसे एक वर्ड है डेडलॉक, ठीक है। अब डेडलॉक मान लो आपने याद कर लिया, डेडलॉक क्या होता है। डेडलॉक एक ऐसी सिचुएशन है a situation in which agreement in argument cannot be reached because neither side will change its demand or accept any of the demands of the other side। मतलब दो पार्टीज हैं और दोनों कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है, ये अपनी बात पे अड़ी हुई है, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, तो किसी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच रहे हैं, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो डेड लॉक हो गया, मतलब आगे नहीं बढ़ पा रही है सिचुएशन, ठीक है। तो ये मीनिंग हो गया। अब आप बता पाएंगे इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कोई भी नहीं बता पाएगा। हम किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच तब तक नहीं बता सकते जब तक वो वर्ड सेंटेंस में ना आ जाए, तभी बता सकते हैं। क्योंकि एक वर्ड कभी कभी एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी होता है, नाउन में भी होता है, वो वर्ब में भी हो सकता है। ये पढ़ाया हुआ है मैंने आप सबको। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि डेडलॉक एक नाउन है, और फिर मैंने उसका मीनिंग बताया और फिर सेंटेंस दिखाया। द टॉक्स आर एम्ड एट एंडिंग द डेडलॉक बिटवीन द टू ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि जो बातें चल रही हैं, जो नेगोशिएशंस चल रही हैं, उनका एम ये है कि जो डेडलॉक है, जो ऐसी सिचुएशन है जो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसको ख़त्म करना है दो ग्रुप्स के बीच में। अब मुझे यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि डेडलॉक के पहले दा लगा पड़ा है। दा मतलब आर्टिकल, और आर्टिकल किसके लिए आते हैं, नाउन के लिए आते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट से आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्लियर? तो वो क्या आपको कॉन्टेक्स्ट के साथ पढ़े। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, फिर इंप्लीमेंट करते हैं। कॉन्सीड। अब कॉन्सीड क्या है, मीनिंग जान लिया, मान लो आपने मीनिंग तो रट लिया कि एडमिट करना, ऑफन अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी किसी चीज को स्वीकार करना। अब आपको नहीं पता कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बट मैंने बोला कि ये वर्ब है, और देखो सेंटेंसेस में ऐसे यूज होता है। अब आप ध्यान से देखेंगे, गवर्नमेंट हैज कंसीडर्ड द न्यू टैक्स पॉलिसी हैज बीन अ डिजास्टर। तो गवर्नमेंट पहले एडमिट नहीं कर रही थी, अब ना चाहते हुए भी वो एडमिट कर रही है कि जो न्यू टैक्स पॉलिसी वो लेके आए हैं वो डिजास्टर रही है। डिजास्टर मतलब इनएफिशिएंट रही है, यहाँ पे ये सेंस आ रहा है डिजास्टर का। अब आप ध्यान से देखेंगे, हैज के बाद यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्लियरली आपको पता लग रहा है ईडी लगा पड़ा है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बना पड़ा है, तो ये क्या है, वर्ब है आपकी।
समझे कि नहीं? ऐसे नहीं पता लगेगा शब्द याद कर लिया और उसका मीनिंग याद कर लिया, सेंटेंस से जरूर डिफाइन कर पाएंगे। आई हैड टू कंसीड दैट आई हैड ओवर रिएक्टेड, तो मुझे इस बात को मानना पड़ा कि मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। पहले नहीं मान रहा था बट मानना पड़ा, क्योंकि इसका मतलब होता है ऑफन अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी किसी चीज को एडमिट करना। अब टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे क्या है? ये वर्ब है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही है सबको। तो आर्टिकल को देखिए, बहुत ही बढ़िया आर्टिकल मैंने सेलेक्ट किया और सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आप वीडियो को पॉज करके काम कीजिए, पहले सारे वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद आइडेंटिफाई कीजिए, मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कॉन्टेक्स्ट से मतलब फंक्शन से और सफिक्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मैं वन बाय वन सबको सिखाता हूँ। करें शुरुआत? चलिए जी। तो एक एक सेंटेंस ले रहा हूँ मैं, वन बाय वन करके देखिए। In the digital epoch that defines the 21st century, technology has burgeoned, embedding itself into the very fabric of daily life. तो यहाँ बात हो रही है डिजिटल इपॉक की। तो पहले तो आप समझिए कि इपॉक होता क्या है, ठीक है? इपॉक का मतलब है अ पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ तो आपको पता होगा। इसको या तो बोलते हैं पीरियड या इसको हम बोल देते हैं स्पैन, ठीक है? अ पीरियड ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। स्पैन के अलावा इसको हम लोग एज भी बोल देते हैं, एरा भी बोलते हैं इसे, ठीक है? पहले तो मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए कि इपॉक का मतलब क्या है। हिंदी में से हम लोग युग बोलते हैं, जैसे वो आपने सुना है ना, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग, सतयुग, ठीक है? अच्छा, वो तो बड़ा टाइम हो गया, एक बहुत ही बड़ा पीरियड हो गया। छोटे पीरियड के लिए भी इपॉक यूज़ हो सकता है, जैसे कि गुप्ता एम्पायर है, मौर्यन एम्पायर है, रोमन एम्पायर है, तो वहाँ के लिए भी हम लोग इपॉक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल इपॉक की बात हो रही है, तो डिजिटल इपॉक का मतलब यहाँ डिजिटल एज है। क्लियर? अब डिजिटल एज वो वाली एज है जहाँ पे कंप्यूटर्स और जो स्मार्टफोन्स हैं वो प्रेवलेंट हैं, इंटरनेट का जो ज़माना है, ठीक है? वो आपकी डिजिटल एज है। तो पहले तो मीनिंग पता हो गया आपको यहाँ पे। दूसरा भी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो यहाँ पे हम फंक्शन से पहचान पा रहे हैं कि जो द आर्टिकल है ये इपोक के लिए आया हुआ है और ये नाउन है, और नाउन को जो मॉडिफाई करने वाला वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव है। डिजिटल यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव, और डिजिटल एडजेक्टिव ही होता है। जैसे आपने सुना होगा डिजिटल मीडिया, तो मीडिया को मॉडिफाई कर रहा है डिजिटल, क्या है? एडजेक्टिव, मीडिया नाउन है। डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल एज है, अभी मैंने बताया, तो डिजिटल आपका एडजेक्टिव होता है। हमें मेनली इपोक का जानना था, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये नाउन है। तो डिजिटल इपोक की बात हो रही है जो कि डिफाइन करता है 21st सेंचुरी को, जिसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बर्जन कर गई है। अब ये एक्चुअल में बर्जन जो है वो वर्ब होती है, मैंने कैसे पहचाना उसको मैं समझा देता हूँ बाद में, बट पहले मीनिंग जान लीजिए। बर्जन का मतलब है टू ग्रो समथिंग, किसी चीज को ग्रो करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है? डेवलप करना। क्लियर? तो पहले तो मीनिंग पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छा, बर्जन, ग्रो, इंक्रीज, डेवलप, ये तो सीख लिया किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सकता है। जैसे कि किसी के बीच में प्यार जो है वो बर्जन कर रहा है, लव बर्जन कर रहा है, लव इंक्रीज हो रहा है। प्लांट्स बर्जन कर रहे हैं तो प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है। कोई इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिल रही है तो इंडस्ट्री भी बर्जन कर रही है। क्लियर? तो मीनिंग पहला आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो मैंने आपको क्या बताया था कि हैज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे पास्ट पार्टिसिपल हम लोग कहते हैं। पहली फॉर्म होती है बेस फॉर्म, आपकी प्लूरल होती है। सेकंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और फिफ्थ फॉर्म भी बेस फॉर्म होती है, बट वो सिंगुलर होती है, एस या ई एस वाली। तो यहाँ पे ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये एडजेक्टिव का भी काम करती है। जैसे मैंने कहा अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है? या मैंने कहा अ बर्जन्ड इकोनॉमी, अ बर्जन्ड इकोनॉमी, ए आर्टिकल आया हुआ, इकोनॉमी वो नाउन हो गया, और कैसी इकोनॉमी? बर्जन्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। तो मैं वही समझा रहा था, एक वर्ड काफी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है? V3 है। क्लियर? अगला देखेंगे एम्बेडिंग। पहले तो एम्बेडिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। एम्बेड से बना है, जो मेन शब्द है वो आपका एम्बेड है। एम्बेड का मतलब है कोई चीज कहीं पे धसी हुई है। इसका लिटरल मीनिंग भी होता है, फिगरेटिव मीनिंग भी होता है। लिटरल मीनिंग जैसे दीवार में कोई स्टोन गड़ा हुआ है, धसा हुआ है, ठीक है, ये लिटरल हो गया। जैसे इस वाले में देखेंगे यहाँ फिगरेटिव मीनिंग है। फिगरेटिव मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग है कि जो टेक्नोलॉजी है वो धसी हुई है डेली लाइफ के फैब्रिक में, मतलब टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से घुसी हुई है हमारी डेली लाइफ के अंदर। अभी मैं जो आपको पढ़ा पा रहा हूँ वो भी टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा पा रहा हूँ, आप पढ़ पा रहे हैं तो टेक के थ्रू ही पढ़ पा रहे हैं, ठीक है? तो मीनिंग क्लियर है सभी बच्चों को। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए,
ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या लिख देता हूँ, टू फिक्स समथिंग। क्लियर। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बताएंगे क्या है। अब आईएनजी वाली फॉर्म देख लेते हैं तो बच्चे सोचते हैं वर्ब है, बट मैंने कहा रटना नहीं है, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसने बोला टेक्नोलॉजी जो है वो बर्जन कर गई है, टेक्नोलॉजी ने अपने आप को एम्बेड कर लिया है डेली लाइफ के फैब्रिक में। अगर ये वर्ब होती ना तो इससे पहले इज एम आर जरूर होता। अगर ये मेन वर्ब होती तो इससे पहले इज एम आर, वोज वर, हैज़ हैव, बीन वगैरह कुछ जरूर होता, तभी वो हेल्पिंग वर्ब होती है और ये उसके बाद मेन वर्ब बन जाती, बट इसके पहले तो कुछ भी नहीं है। तो फिर आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म होती है इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी सारे फंक्शन करती है, यस और नो। जैसे ये नाउन बनने का काम भी करती है, आपको पता होगा। ये एडजेक्टिव भी बनती है ना। ये आपका वर्ब भी बनती है, जानते हैं ये बात कि नहीं जानते हैं। ये आपकी एडवर्ब भी होती है। मैं 1000 बार आपको सिखा चुका हूँ ये चीज़ें। अच्छा, 1000 बार सिखा चुका हूँ, ये याद है आपको। इसको हाइपरबोली बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में सिखाया था, जो 3 प्रैक्टिस क्लासेस अभी करवाई थी मैंने आपको। हाइपरबोली का मतलब किसी चीज़ को एग्जैजरेट करके बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने 1000 बार सिखा रखा है, तो एक्चुअल में 1000 बार थोड़ी सिखाया, काफ़ी बार सिखाया है। तो मैं काफ़ी बार ना बोल के 1000 बार बोल रहा हूँ, तो ये हाइपरबोली होता है, ये स्टाइलिस्टिक्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। जिस बच्चे ने पिछली क्लास देखी है तो उसे याद आ गया होगा ये। तो जब V1 ING नाउन होता है तो उसे हम लोग जेरेंड कहते हैं, ये बात भी आपको याद होगी। और जब एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब होता है तो उस केस में वो पार्टिसिपल होता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे ये एम्बेडिंग क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एम्बेडिंग किसके लिए आया हुआ है, टेक्नोलॉजी के लिए आया हुआ है ना। टेक्नोलॉजी ग्रो कर गई है और टेक्नोलॉजी ने ही अपने आप को एम्बेड कर लिया है। ये इटसेल्फ भी किसके लिए, टेक्नोलॉजी के लिए तो है। तो डेली लाइफ के फैब्रिक में एम्बेड हो गई है, धस चुकी है पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक नाउन है। कैसे पता लगा, ये जो लॉजी वाला सफिक्स होता है ये नाउन सफिक्स होता है। जूओलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, है ना, इकोलॉजी, तो ये क्या है, नाउन सफिक्स है। तो नाउन के बारे में जो बताए, नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पार्टिसिपल बोलते हैं हम लोग। क्या सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आई। तो पहला शब्द आपका नाउन है, दूसरा आपका वर्ब है और तीसरा आपका एडजेक्टिव है जिसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। चलो आगे चलते हैं। इसमें बताएंगे फ्रॉम स्मार्टफोन्स दैट कनेक्ट अस टू द ग्लोबल विलेज इन मिली सेकेंड्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट पावर्स डिसीजंस, टेक हैज ट्रांसेंडेड मियर कन्वीनियंस टू बिकम इंडिस्पेंसिबल। तो स्मार्टफोन जो हमको कनेक्ट करते हैं ग्लोबल विलेज से, या ग्लोबल विलेज का क्या मतलब है, अक्रॉस द वर्ल्ड की वो बात कर रहा है। तो मिली सेकेंड में स्मार्टफोन हमको कनेक्ट कर देते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम में क्या कर रहा है, डिसीजन को पावर कर रहा है, मतलब डिसीजन ले रहा है, ठीक है। टेक जो है वो ट्रांसेंड कर गया है, गो बियॉन्ड, परे चला गया, किस चीज़ के, कन्वीनियंस के, मतलब कंफर्ट के परे चला गया। अब टेक जो है वो कंफर्ट नहीं है, अब वो इंडिस्पेंसिबल बन गया है, बेहद महत्वपूर्ण बन गया है, नेसेसरी बन गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। तो चलिए देखते हैं। तो उसने बोला फ्रॉम स्मार्टफोन दैट कनेक्ट अस टू द ग्लोबल विलेज इन मिली सेकेंड्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट पावर्स डिसीजन, पावर्स। अच्छा, यहाँ पे पावर्स क्या है उसको समझने से पहले आप एक बार पावर का मीनिंग बताइए। आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। आसान तो है, एक्चुअल में इसके 2 मीनिंग होते हैं, ये नाउन भी होता है और ये वर्ब भी होता है, ठीक है, पावर। अब मैं कैसे पहचानूं यहाँ पे क्या है, तो पहले मीनिंग समझिए। जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब होता है एबिलिटी, स्ट्रेंथ जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा पावर ऑफ स्पीच, द पावर ऑफ स्पीच, द पावर, द के आगे पावर लगा पड़ा है, नाउन है, ठीक है। शी हैज द पावर टू डू एनीथिंग, द पावर टू डू एनीथिंग, समझ गए, द आर्टिकल लगा पड़ा है तो नाउन है, एबिलिटी होना किसी चीज की। दूसरा, जब ये वर्ब होता है तो उसका मतलब है कि किसी को एबिलिटी देना, एक्शन होता है। यहाँ पे सेम मीनिंग है, यहाँ एबिलिटी, यहाँ पे क्या मीनिंग है, किसी को कुछ एबिलिटी देना वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मैंने कहा दीज कार्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, समझे। तो ये जो गाड़ियां हैं किससे चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो वो एबल किस चीज से हो रही हैं, किस चीज से चल पा रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्शन बताता है और यहाँ नेमिंग वर्ड है, बेसिक सी बात है। अब आप यहाँ बताएंगे यहाँ क्या है, पावर्स। तो इसको समझने से पहले आप एक बार इसको देखिए ऊपर,
फ्रॉम स्मार्टफोन्स दैट कनेक्ट अस, दैट यहाँ पे क्या है, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वो रिलेट कर रहा है स्मार्टफोन्स को और आगे बोला है स्मार्टफोन से हमको कनेक्ट करते हैं। तो दैट का अपना कोई खुद का कोई वजूद नहीं है, वो अपने पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिलेट द नाउन विच कम्स बिफोर इट, है ना। तो उसी के लिए आया हुआ है यहाँ पे, किसके लिए, स्मार्टफोन के लिए। तो ये प्लूरल था, ध्यान से देखो। तो आगे वर्ब भी कैसी आ रखी है, प्लूरल आ रखी है, ये आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, है ना। ये सिंगुलर होगा तो फिर ये भी सिंगुलर होगा। तो मुझे ये बात पता लग गई कि ये प्लूरल सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे फिर ये क्या हो जाएगा, ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा एक तरीके से, नहीं समझे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, दैट क्या कर रहा है यहाँ पे, दैट खुद का कोई सेंस नहीं दे रहा है, वो एआई के लिए आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आया हुआ है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर करती है डिसीजन को, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एबिलिटी है डिसीजन लेने की आज के टाइम के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको रिलेट कर रहा है, और ये आपका सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी कैसी आई होगी, सिंगुलर। तो ये एस या ई एस यहाँ पे लगा पड़ा है, ये सिंगुलर वर्ब है। आप ये मत सोचना एस लगा पड़ा है तो ये प्लूरल बन गया तो ये नाउन है, नहीं नहीं नहीं, वर्ब में एस या ई एस लगता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। मैंने कैसे पहचाना वर्ब है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और उसके लिए ये वर्ब आई हुई है, समझे कि नहीं। मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को क्लियर है कि पावर यहाँ पे वर्ब है, क्योंकि नाउन और वर्ब दोनों होता है, तो यहाँ पे वर्ब है। उसके बाद बोला टेक हैज ट्रांसेंडेड मियर कन्वीनियंस। अब कन्वीनियंस में, अच्छा कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कंफर्ट, ठीक है। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, दो तरीके से पहचान सकते हैं, फंक्शन से भी पहचान सकते हैं, ऊपर तो हम फंक्शन से पहचान रहे थे, यहाँ पे हम सफिक्स से भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ई एन सी ई एक सफिक्स होता है। और ये कौन सा सफिक्स होता है, ये नाउन सफिक्स होता है, अगर आपको पता हो तो। नाउन सफिक्स एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे मैंने कहा प्रेजेंस, प्रेजेंस, ठीक है, ई एन सी है, एविडेंस, ये सब नाउन है। कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस, सी ओ एन एस ई आएगा ना, सी ओ एन एस ई क्यू यू ई एन सी ई, ठीक है। तो ई एन सी ई, ई एन सी ई, ई एन सी ई, यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे हैं, तो ये सब नाउन सफिक्स है। मैं और याद दिलाऊं नाउन सफिक्स कौन कौन से होते हैं, साइड में लिख देता हूँ। जैसे कि एस एच आई पी वाले नाउन सफिक्स होते हैं, एम ई एन टी वाले नाउन सफिक्स होते हैं, ए एन सी वाले नाउन सफिक्स होते हैं, टी वाई वाले नाउन सफिक्स है। याद होगा आपको ये सब कुछ, है ना। नहीं याद तो मैंने कहा था देख लेना आप एक बार जाके। तो कन्वीनियंस क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। ये मैंने कैसे पहचाना, सफिक्स से पहचान लिया। मैं फंक्शन से भी पहचान सकता हूं। टेक हैज ट्रांसेंडेड, टेक ने ट्रांसेंड कर दिया। ट्रांसेंड का मतलब होता है गो बियॉन्ड। तो किस चीज को ट्रांसेंड कर दिया, या किस चीज के परे चला गया है, ट्रांसेंड व्हाट बताना पड़ेगा ना। वर्ब के बाद आप ध्यान से देखेंगे या व्हाट का रिप्लाई है, समझे। तो कन्वीनियंस को ट्रांसेंड कर दिया, मतलब कंफर्ट के परे चला गई है टेक्नोलॉजी। अब कंफर्ट नहीं रही है, उसके भी परे चली गई है। तो ट्रांसेंडेड व्हाट, समझे। तो वर्ब के बाद व्हाट का रिप्लाई है। वर्ब के बाद व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन ये है नहीं, बचा क्या, नाउन। क्योंकि प्रोनाउन तो आई वी यू ही शी इट दे, आपको पता है वो कैसे होते हैं, उनका नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन है। तो दोनों तरीके से पहचान लिया मैंने। अगला वर्ड आपके सामने है इनडिस्पेंसिबल। अच्छा, इनडिस्पेंसिबल का मतलब होता है एब्सोल्युटली कोई चीज नेसेसरी है, ठीक है, कोई चीज इंपॉर्टेंट है जिसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, वो इनडिस्पेंसिबल है। जैसे कि किसी को अस्थमा है और वो कहीं घूमने जा रहा है, तो इनहेलर जो है उसके लिए इनडिस्पेंसिबल है, दिक्कत हो सकती है, बाहर जा रहा है, नेसेसरी है वो चीज़। बहुत सारी किताबें जो है उनको इनडिस्पेंसिबल कहा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कहा जाता है ये बुक पढ़ लो, ठीक है। जैसे मैं अपने कोर्स की बात करूँ तो इनडिस्पेंसिबल है भाई। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसके बिना आप पेपर निकाल नहीं सकते, हाँ सेल्फ स्टडी करके ही बच्चे पेपर निकालते हैं, बट हाँ बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, टाइम आपका सेव हो जाता है। जो खुद से आप प्लान बनाते हैं, जो खुद से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जो खुद से आप लेआउट प्लान करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, वो बने बनाए आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो टाइम आपका कम लगता है, एनर्जी आपकी सेव होती है। तो इनडिस्पेंसिबल है भाई कोर्स, ठीक है। या कोई बुक इनडिस्पेंसिबल है, कोई चीज़ आपके लिए इनडिस्पेंसिबल है, मतलब एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो इनडिस्पेंसिबल का मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो यहाँ पे भी दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक सफिक्स से भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सफिक्स है,
देखो हर वर्ड को सफिक्स से नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड वर्ड ही हैं सफिक्स वाले, तो जिनको सफिक्स से नहीं कर सकते उनको फंक्शन से करो, और जिनको फंक्शन से नहीं कर पा रहे उनको सफिक्स से करो। तो मिली जुली सरकार होनी चाहिए, ऐसे रटना नहीं है कि सबको सफिक्स से ही कर लेंगे, समझे कि नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड है, मतलब सफिक्स है, वो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ रहा है, समझे कि नहीं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको देखने को मिल जाते हैं, कभी कभी ऐसे भी सफिक्स होते हैं, अभी आएंगे आगे तो आपको क्लियर करवाऊंगा मैं। यहाँ पे ABLE क्या है आप मुझे बताएंगे, बताओ भाई ABLE क्या है, ABLE कौन सा सफिक्स है, गेस करो। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ABLE जो होता है वो आपका एडजेक्टिव सफिक्स होता है। जैसे एक वर्ड है कंफर्टेबल, रिमार्केबल, रिलायबल, समझे कि नहीं, वैल्यूएबल, वैल्यूएबल में ABLE, इधर भी ABLE, इधर भी ABLE है ना, पोर्टेबल ABLE है। तो ये सब के सब क्या है, आपके एडजेक्टिव्स होते हैं। तो पहले तो आपने इससे पहचाना सफिक्स से, अब फंक्शन से भी पहचान सकते हैं। टेक जो है ट्रांसेंड कर गया, अब कंफर्ट नहीं रहा है, अब वो इंडिस्पेंसिबल हो गया। कौन इंडिस्पेंसिबल हो गया, टेक। टेक क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अभी मैंने बताया था क्या होता है, नाउन। नाउन के बारे में जो बताया वो क्या है, एडजेक्टिव। तो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे ही न्यूज़पेपर उठाइए और जो वर्ड्स आपको चैलेंजिंग लग रहे हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मैं तो सिखा ही रहा हूँ आपको, ये 3 क्लासेस बढ़िया करवा रहा हूँ, पावर पैक क्लासेस हैं, अच्छा आपको आइडिया लग जाएगा। बट खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, खुद से भी पढ़ाई करनी है। सेल्फ स्टडी जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। सारा काम क्लासेस देख देख के नहीं होता है। बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि मास्टर जी बस हमारा हाथ पकड़ के लगे रहे सारा टाइम, ऐसा नहीं होता है दोस्त, इस चीज़ को समझो। और मैं हमेशा क्वालिटी ही आपके लिए लाने की कोशिश करता हूँ। जनरली बच्चे बोलते हैं सर डेली 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 लगाओ, हफ्ते में 2 दिन लगाओ, ये करो वो करो। भाई मैंने बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, और मैं अब यूट्यूब पे वही पढ़ाता हूँ जो मुझे इंडिस्पेंसिबल लगता है, एब्सोल्युटली नेसेसरी लगता है, जो बच्चों के लिए नया है, जिसकी बच्चों को ज़रूरत है। एक बार सिखा दी मैंने, एक बार कमांड बनवा दी, फिर खुद से प्रैक्टिस करो भाई उस चीज़ की। सिलेक्शन खुद से ही मेहनत करने से होगा। मेरे साथ लगे रहोगे तो बस लगे ही रहोगे इस चीज़ के अंदर, समझे कि नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन करो मॉक टेस्ट के अंदर बढ़िया वाली, अपने अपने आप को टाइम दो, क्योंकि तभी आप पहचान पाओगे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और आपके वीक पॉइंट क्या है। यहाँ से बस आप सीख रहे हो, बस एक्यूरेसी बिल्ड कर रहे हो, ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा। Innovations like blockchain and quantum computing promise to revolutionize data security and processing speed respectively। तो blockchain और जो quantum computing है ये promise कर देंगे, revolutionize कर देंगे data security को। अब revolutionize का मतलब है to change something drastically, अचानक से किसी चीज का रंग रूप बदल देना, to change something drastically। पहले तो मीनिंग क्लियर। दूसरा अब ये क्या है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दोस्तों क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। अब इसी से मिलते जुलते काफी सारे वर्ड है, मैं सिखा देता हूं आपको। एक वर्ड होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन ये TION वाले जो होते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन, कॉम्पोजिशन, ये सब के सब नाउन सफिक्स होते हैं। इवैल्यूएशन, ठीक है, ये TION वाले सब के सब नाउन सफिक्स है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है रिवोल्ट, विद्रोह जिसे हम लोग कहते हैं। अच्छा आपने एक वर्ड और सुना होगा रिवोल्यूशनरी, मुझे कोई बताएगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, रिवोल्यूशनरी। तो आपको लग रहा होगा सर ये तो एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये वर्ब है, ये नाउन है, तो ये क्या बचा, एडजेक्टिव। मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं ये एडजेक्टिव भी होता है और ये नाउन भी होता है, ये दोनों होता है। मुझे कैसे पता लगा, ये पता लगा मुझे जब मैं इस वर्ड को कॉन्टेक्स्ट के साथ कहीं पे पढ़ूंगा, वो वोकैब वाली बात जो मैं आपको बता रहा था। हर चीज की जरूरत पड़ेगी लैंग्वेज के अंदर, लैंग्वेज पे कमांड बनानी है तो आसान काम नहीं है। वो 4 रूल रट ली और हो गया आपकी लैंग्वेज कंप्लीट, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। और रट भी लोगे तो वो एग्जामिनेशन में थोड़ा सा भी घुमा के दे देगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो लैंग्वेज को तसल्ली से इंप्रूव किया करो भाई। 1000 बार ये बात बता, 1000 बार हाइपरबली हो गया फिर से, कई बार ये बात बताइए भाई, लैंग्वेज ना आपकी इसके एग्जामिनेशन के बाद भी हेल्प करेगी। सिर्फ एग्जाम तक नहीं होती है कि एग्जाम के लिए आप वो सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीख रहे हैं, बट वो चीज़ आपकी एग्जाम के बाद भी हेल्प करेगी, मरते दम तक लैंग्वेज आपके साथ रहेगी। इतनी इंपॉर्टेंट, इतने क्रूशियल है। रिवोल्यूशनरी क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, नाउन भी होता है। जब ये एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है किसी चीज के अंदर कुछ बदलने की क्षमता है। जैसे रिवोल्यूशनरी ड्रग है ना, कोई रिवोल्यूशनरी मेडिसिन आ गई
कि ऐसी बीमारी की मेडिसिन आ गई कि जो पहले थी ही नहीं, तो रिवोल्यूशनरी मेडिसिन हो गया। तो मेडिसिन नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, रिवोल्यूशनरी क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। रिवोल्यूशनरी लीडर है जिसमें कुछ बदलने की क्षमता है, पोटेंशियल है जिसके अंदर, तो रिवोल्यूशनरी लीडर, लीडर नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, रिवोल्यूशनरी एडजेक्टिव है। अब रिवोल्यूशनरी नाउन भी होता है, जैसे भगत सिंह इज अ ट्रू रिवोल्यूशनरी, अ ट्रू रिवोल्यूशनरी, अभी ए आर्टिकल रिवोल्यूशनरी के लिए आया हुआ है। तो जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है ऐसा इंसान, ऐसा इंसान जो कि समाज के जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो बनी बनाई चीज़ें हैं, ठीक है, कन्वेंशनल और जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, उसको बदलना चाहता है, ठीक है। जो नॉन कन्फॉर्मिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो बनी बनाए जो असूल्स होते हैं उनके उनके साथ साथ नहीं चलना चाहता, उनको बदलना चाहता है, एक न्यू वर्ल्ड लाना चाहता है, ठीक है। तो भगत सिंह को क्या बोला जाता था, रिवोल्यूशनरी बोला जाता था। अगला देखेंगे, मोरोवर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस हैज अशर्ड इन एन एरा वेयर इवन आवर होम्स आर इंटरकनेक्टेड रिस्पॉन्डिंग टू आवर नीड्स विद द सोफिस्टिकेशन प्रीवियसली रेलिगेटेड टू साइंस फिक्शन। तो उसने बोला मोरोवर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो एक काम करते हैं, पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स को ही मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद एडवेंट का समझेंगे हम लोग क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं अभी एंड में भी बताऊंगा, ये भी समझा रहा हूँ, एक्स्ट्रा बात ही है ये, इसलिए एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ क्योंकि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करोगे तो ऐसा टॉपिक आ सकता है। ये सारे मेन स्ट्रीम टॉपिक हैं, चल रहे हैं, करंट में है सारी चीज़ें और डेली लाइफ से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो इनकी नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं इसलिए एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ ताकि कल को कभी आप ऐसा टॉपिक पढ़ो तो आपकी ऑलरेडी फेमिलियरिटी हो, आप जानते हो उसके बारे में, आपको नॉलेज हो, क्योंकि जब किसी चीज़ की नॉलेज हमें होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप हमारा बूस्ट हो जाता है। इसलिए मैं आपको हर चीज़ की एक्स्ट्रा बातें बताता चलता हूँ, ठीक है। चलिए, ताकि आप एम्पावर्ड हो, आपके पास नॉलेज होगी तो भाई वही वाली बात है, सारा कॉन्फिडेंस जो है वो नॉलेज से आता है। जितनी ज़्यादा नॉलेज गैदर कर लोगे ना, उतना कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली नेटवर्क को बोलते हैं। किसका नेटवर्क? फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के नेटवर्क को बोलते हैं। वो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिसमें सेंसर होता है, सॉफ्टवेयर होता है या अदर टेक्नोलॉजीज होती हैं, जिनका एम ये होता है कि कनेक्ट करना और डेटा को एक्सचेंज करना है अदर डिवाइसेज और सिस्टम्स में ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई एक ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है, कोई डिवाइस है, ये भी कोई डिवाइस है, ये कोई डिवाइस है और ये अलग डिवाइस है। ये 4 डिवाइसेस हैं, 1 2 3 4। अब ये चारों आपस में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से इंटरनेट की वजह से, ठीक है। इसका डेटा आप इसमें सेंड कर सकते हो, इसका इसमें सेंड कर सकते हो, इसका इसमें सेंड कर सकते हो, किसी का भी डेटा किसी में भी आप सेंड कर सकते हो। तो उसने क्या बोला? नेटवर्क जो है फिजिकल ऑब्जेक्ट का, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट का क्या है? नेटवर्क है, जिनके अंदर सेंसर्स होंगे। तो सेंसर्स होंगे तभी तो डेटा सेंड कर पाओगे, सॉफ्टवेयर की मदद से कर पाओगे या फिर कोई और टेक्नोलॉजी से कर पाओगे, जिसका एम क्या है? कनेक्ट करना है। तो क्या कनेक्ट हो रही हैं ये सारी चीज़ें? डेफिनेटली। डेटा क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो डेटा एक्सचेंज हो रहा है, नेटवर्क तभी तो बना हुआ है ना। और ओवर द इंटरनेट, और ये अपने आप थोड़ी हो पा रहा है। इंटरनेट जब तक नहीं होगा, इंटरनेट से सारे डिवाइसेस कनेक्ट नहीं होंगे तो डेटा एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो इस पूरे नेटवर्क को, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के नेटवर्क को, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के नेटवर्क को हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। वो चीज़ें जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो थिंग्स जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस होते हैं, स्मार्ट थर्मोस्टेट्स होते हैं। थर्मोस्टेट्स बेसिकली रूम टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए होते हैं, कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है। स्मार्ट लाइट होती है, सिक्योरिटी कैमरास होते हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। किससे? स्मार्टफोन ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। तो फ़ोन से आपने लाइट को भी कनेक्ट कर लिया, फ़ोन से आपने थर्मोस्टेट को भी कनेक्ट कर लिया, फ़ोन से आपने कैमरा को भी कनेक्ट कर लिया। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग है कि आप डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हो, इनके बीच में कम्युनिकेशन हो पा रहा है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की वजह से, ठीक है। These devices can learn from your habits and adjust settings automatically for convenience and energy efficiency. जैसे और अगर आप देखेंगे वेयरेबल हेल्थ डिवाइसेस होते हैं, फिटनेस बैंड होते हैं, पहनते हैं ना हम लोग, स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं हम लोग, जो कि फिजिकल एक्टिविटी को क्या करती है? ट्रैक करती है, हार्ट रेट को, स्लीपिंग पैटर्न को, और प्रोवाइड करवाती है हेल्थ इंसाइट्स देती है। हेल्थ इंसाइट्स मतलब हेल्थ की नॉलेज देती हैं। और ये किससे सिंक होती है? मोबाइल ऐप से सिंक होती हैं। तो मोबाइल ऐप से वॉच जो है वो कनेक्टेड है। तो ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग है। 2 डिवाइसेस इंटरनेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और डेटा जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छा आप खुद से भी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। गूगल कर लिया करो, सर्च कर लिया करो उस चीज़ के बारे में, यूट्यूब पे उसके बारे में सर्च कर लो अगर गूगल पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको, ठीक है जी।
मोरओवर द एडवेंट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज हैज अशर्ड इन एन एरा। तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज हैं वो लेके आए हैं, अशर्ड मतलब कुछ लेके आना, एक ऐसा युग, एक ऐसी एज लेके आए हैं जहाँ हमारे होम्स भी इंटरकनेक्टेड है, मतलब होम्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे हमारे घर पे एक लॉक लगा पड़ा है गोदरेज का, उसे मैं अपने फ़ोन से लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ, और सिर्फ पास खड़ा हूँ इतनी, मतलब यूं नहीं कि यहाँ लॉक है और मैं यहाँ से अनलॉक कर सकता हूँ, मैं 10 किलोमीटर दूर भी कहीं हूँ तब भी मैं अनलॉक कर सकता हूँ उस लॉक को, ठीक है, अपने फ़ोन से ही, और अनलॉक भी कर सकता हूँ मैं उसको। तो वो क्या है, होम्स के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो इंटरकनेक्टेड है मेरे फ़ोन के साथ। अब एडवेंट क्या है यहाँ पे, मुद्दा ये है, बाकी सारी बातें तो एक्स्ट्रा थी। एडवेंट का मतलब होता है द अराइवल ऑफ समथिंग। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आ जाने से एक नया एरा आ गया है, समझे, तो अराइवल बोलते हैं। दूसरा द आर्टिकल लगा पड़ा है तो हमें क्लियरली पता है कि ये नाउन है। तो किसी चीज़ का आगमन, अराइवल, कमिंग, जैसे एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, एडवेंट ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन्स आ गई हैं, है ना, एडवेंट ऑफ ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल एक टाइम पे आ गए थे, तो आगमन होना किसी चीज़ का। चले आगे, वेयर even our homes are interconnected, responding to our needs with a sophistication previously relegated to science fiction। अच्छा, relegated क्या है ये, चलिए समझते हैं। पहले तो रेलीगेट का मतलब समझते हैं। रेलीगेट का मतलब होता है किसी लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन या रैंक पर आ जाना, लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन या रैंक पर आ जाना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है वो पहले 2 या 3 पेजेस पे ही कवर कर दी जाती है, और जो ऐसी स्टोरी होती है जो रीडर्स को लेस अपीलिंग लगती है उसे बीच के पेजेस में या कहीं बिल्कुल आखिरी में धकेल दिया जाता है ना, तो उसे रेलीगेट कर दिया गया है, लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन या रैंक में किसी को भेज देना। रैंक का मतलब जैसे डिमोशन कर देना किसी का, तो उसे रेलीगेट कर दिया। क्लियर। अब रेलीगेट यहाँ पे क्या है, मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब ईडी वाली फॉर्म है तो आपको लगेगा कि वर्ब है, जनरली बच्चे यही मान लेते हैं, ईडी पड़ा, ईडी लगा पड़ा, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, ईडी लगा पड़ा तो बच्चे वर्ब मान लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ऐसा नहीं करना है, फंक्शन देखना है वहां पे फंक्शन क्या है, ठीक है। बताएंगे मुझे यहाँ पे ये क्या फंक्शन कर रहा है, तो उसने बोला रिस्पॉन्डिंग टू आवर नीड्स विद सफिस्टिकेशन प्रीवियसली रेलीगेटेड टू साइंस फिक्शन। सफिस्टिकेशन क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स या एडवांस चीज को हम लोग सफिस्टिकेशन बोलते हैं। तो कह रहा है ये जो सफिस्टिकेशन थी, जैसे ये इंटरनेट डिवाइस का कनेक्ट होना, ये सफिस्टिकेशन ही तो एक तरीके से एडवांस चीजें तो हैं। कह रहा है ये जो एडवांस चीजें थी ना, एक टाइम पे साइंस फिक्शन के जमाने तक ही सीमित थी, उसी जगह पे थी, उसी लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थी, हमारी असल जिंदगी में नहीं थी, इतनी एडवांस नहीं थी, साइंस फिक्शन के जमाने तक सीमित थी। क्या, सफिस्टिकेशन। अब सफिस्टिकेशन अगर आप ए आर्टिकल देख रहे हैं तो ये क्या है, नाउन है, तो नाउन के बारे में ये वर्ड यहाँ पे बता रहा है, तो बेटा ये एडजेक्टिव हो गया, ध्यान रखिएगा ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होता तो इसे सब्जेक्ट भी चाहिए होता, सब्जेक्ट कहाँ लिखा है साथ में, और ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि विद तो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपो के बाद प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं, ये सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, समझे। तो जब ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ये नाउन है, मुझे ए आर्टिकल से पता लग रहा है और TION से भी पता लग रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो सफिस्टिकेशन जो रेलीगेटेड थी साइंस फिक्शन तक, है ना, उसकी बात हो रहा है कि पहले ये एडवांस चीजें साइंस फिक्शन तक ही सीमित थी, अब रियल जिंदगी में भी हैं भाई। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए सभी बच्चे, नाउन के बारे में बता रहा है, तो नाउन के बारे में बता रहा है तो क्या हो गया भाई, एडजेक्टिव हो गया, ईडी वाला फॉर्म। और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है तो इसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं, ये बात भी आप लोगों को अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। चलिए जी, तो बिल्कुल लास्ट है, मुझे बता दीजिए रिलेंटलेस यहाँ पे क्या है, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं। और एक एक्स्ट्रा बात बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, जरूर सुननी है आपने, वो इसी से रिलेटेड है, काम आएगी आपके। दिस रिलेंटलेस मार्च ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कॉन्टिन्यूली रीशेप्स हाउ वी लिव, वर्क एंड इंटरेक्ट। रिलेंटलेस का मतलब होता है कोई चीज लगातार हो रही है, कॉन्टिन्यूस हो रही है, या कॉन्स्टेंट वे में हो रही है। अच्छा, एक्सट्रीम वे में कोई चीज कांस्टेंट हो रही है तब हम यूज करते हैं सीवियर। नेगेटिव वे में कोई चीज कांस्टेंट लगातार हो रही है, जैसे किसी का क्रिटिसिज्म बार बार हो रहा है, रिलेंटलेस क्रिटिसिज्म हो गया। किसी हीट, जैसे लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, रिलेंटलेस हीट हो गया। रिलेंटलेस प्रेशर हो गया, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लगातार कोई चीज नेगेटिव वे में हो रही है तो वहां हम यूज करते हैं रिलेंटलेस। ये मुझे कैसे पता लग रहा है, क्योंकि मैं कॉन्टेक्स्ट से वोकैबुलरी को पढ़ता हूं भाई, इस वजह से मुझे पता लग रहा है, ठीक है। रिलेंटलेस का मीनिंग क्लियर है। अब रिलेंटलेस यहाँ पे है क्या। अच्छा, ये लेस वाले जो वर्ड होते हैं मेरे भाई, ये एडजेक्टिव होते हैं, जैसे फियरलेस, होपलेस, केयरलेस, रूथलेस,
है ना। तो ये सब के सब एडजेक्टिव होते हैं। एक तो मुझे सफिक्स से पता लगा, दूसरा और मुझे किससे पता लग रहा है, ये दिस जो आर्टिकल है ये आया हुआ है मार्च के लिए। मार्च यहाँ पे स्टेप का सेंस दे रहा है, स्टेप, पढ़ाओ, ठीक है। तो ये जो रिलेंटलेस, लगातार जो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो स्टेप है, अच्छा यहाँ पे रिलेंटलेस को नेगेटिव वे में यूज नहीं किया गया। इन जनरल वैसे रिलेंटलेस नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, यहाँ न्यूट्रल वे में यूज किया हुआ है, ठीक है। तो दिस आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना दिस ब्यूटीफुल गर्ल, तो दिस आया हुआ है गर्ल के लिए, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। आप समझे मेरी बात, समझ गए ना। तो नाउन को जो मॉडिफाई करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। और लेस वाले वैसे भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। तो फंक्शन से भी बता दिया मैंने, सफिक्स से भी आपको बता दिया। आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो रिलेंटलेस मार्च जो है, जो ये स्टेप है जो पढ़ा हुआ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, ये रीशेप कर रहा है जिस तरीके से हम जीते हैं, काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और हेराल्डिंग, हेराल्डिंग का मतलब है इंडिकेट कर रहा है या लेके आ रहा है एक ऐसा एरा, एक ऐसी एज जहां पे जो बाउंड्रीज हैं डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड की वो ब्लर हो रही हैं। बिल्कुल भाई, जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, तो क्या फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड की बाउंड्री ब्लर हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। ऑगमेंटेड रियलिटी का आपने नाम सुना होगा, रियलिटी को ऑगमेंट कर दिया। वर्चुअल रियलिटी का आपने नाम सुना होगा, AR VR हम लोग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा आजकल ऐसी भी एप्लीकेशन आ गई हैं, जैसे आपको कुछ परचेज करना है, मान लो फर्नीचर को परचेज करना है, तो वो फर्नीचर आपके घर के एक लोकेशन में जहां पे आपको रखना है वहां वो कैसा लगेगा, 3D मॉडल के थ्रू आप ये भी देख सकते हो बिना परचेज किए। मतलब परचेज करने से पहले आप ये देख सकते हो कि वो जो फर्नीचर है इस कॉर्नर में जमेगा कि उस वाले कॉर्नर में अच्छा लगेगा, क्या वॉल से मैच कर रहा है, पर्दों से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ा दिया, रियलिटी को बढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आपको वहां जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है दुकान के ऊपर, या आपको पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लेके आए और जच नहीं रहा, आप पहले से ही देख रहे हो। तो फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड की जो बाउंड्री है ब्लर हो रही है, क्या फिजिकल है क्या डिजिटल है अब हम नहीं पहचान पा रहे हैं, समझे मेरी बात। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। जैसे टेलीमेडिसिन आपने सुना होगा, ठीक है ना। टेली मतलब कम्युनिकेशन, मेडिसिन आपको पता है, आप घर पे बैठे बैठे डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, यहाँ भारत देश में तो इतने चर्चित नहीं है ये चीज़ें, इतनी मतलब प्रेवलेंट नहीं है, बट बाहर के देशों में है। जो लोग हैं अपने घर पे कुछ गैजेट्स रखते हैं जिससे कि जो एसेंशियल्स होते हैं, एसेंशियल्स मतलब कि आपका टेम्परेचर चेक करना, ठीक है, और ब्लड प्रेशर चेक करना, ऑक्सीजन लेवल चेक करना। कभी आप हॉस्पिटल गए हैं तो सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोज करने से पहले आपके एसेंशियल्स चेक करता है, जो कंपाउंडर होता है ना। तो ऐसे बाहर के देशों में ये लोगों ने घर पे रखे हुए हैं, तो घर पे सारे एसेंशियल्स चेक करके उसके थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू डॉक्टर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं ऐसे ऐसे सिम्टम्स बता रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड्स की बाउंड्री ब्लर ही तो हो रही है, जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या फिजिकल है क्या डिजिटल है, कुछ नहीं है, अब घर पे बैठे बैठे सब कुछ हो रहा है, समझे कि नहीं। अच्छा, मेटावर्स का आपने नाम सुना है, मेटावर्स, फेसबुक मेटा का जो प्रोजेक्ट है मेटावर्स, उसके अंदर क्या होगा, आप ऐसे VR सेट लगाएंगे तो उसके अंदर अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं आप। वो एक अलग दुनिया, यूनिवर्स से लिया गया शब्द है ना, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, मेटावर्स, ठीक है। तो उसके अंदर आप अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं, सोशल इंटरेक्शन कर सकते हैं, लोगों से वहाँ मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। जो जैसे मैं 3D मॉडल का आपको बता रहा था कि परचेज कर सकते हैं कुछ चीज़ें, मतलब वो VR सेट होगा, उसको लगाएंगे तो एक अलग दुनिया होगी, वहाँ पे चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। और वो कैसी होंगी, मतलब रियलिटी में कैसी दिखेंगी, उसका एग्जैक्ट हूबहू वो जो 3D मॉडल आपको दिखाई देगा आंखों के अंदर, मतलब क्योंकि सेट लगा रखा होगा आपने वो VR सेट। तो वो कितनी मतलब वो चीज़ होगी ना यार, एडवांस नहीं होगी लाइफ, मेटावर्स के आ जाने से हो जाएगी। अभी तो फ्यूचर में हमें चीज़ देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट आप खरीद सकते हैं भाई। मेटावर्स एक वर्चुअल शेयर्ड स्पेस है, वर्चुअल मतलब ऑनलाइन है, एक ऐसा स्पेस है जहां पे आप उसी दुनिया में ही रहेंगे, वहां सब कुछ कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं। मतलब आप, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं वर्चुअल शेयर्ड स्पेस में, मतलब मेटावर्स में भी आपको पढ़ा सकता हूं। वहां पे अलग अलग टूल्स मेरे पास होंगे तो मैं और क्रिएटिविटी के साथ आपको पढ़ा सकता हूं। मैं बोलूंगा चलो आ जाओ मेटावर्स पे सब ज्वाइन कर लो, मैं यहाँ से मैंने आईडी अपनी लॉगिन करी, उधर से आपने अपनी आईडी पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, वहां पे बैठ के हम सब पढ़ रहे हैं। आप अपने अवतार लेके आ रहे हैं, मैं अपना अवतार लेके आ रहा हूँ, अवतार मतलब अपना करेक्टर, और मैं अपने करेक्टर के थ्रू वहां आपको पढ़ा रहा हूँ इंटरेक्टिव तरीके से, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड एक तरीके से ब्लर तो हो रहा है ना, इसकी बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं, समझ के। हालांकि इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट हैं,
समझे कि नहीं? नेगेटिव और पॉजिटिव, पहले किसकी बात करें बताओ, नेगेटिव की पॉजिटिव की? पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी जब बाउंड्रीज ब्लर हो रही हैं डिजिटल और फिजिकल की। एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ जाएगी? आप घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, यहाँ आने की जरूरत अभी भी, हालांकि घर पे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बट चीज़ें और इंटरेक्टिव हो जाएंगी, कम्युनिकेशन और थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, क्रिएटिविटी और बढ़ जाएगी। तो ज्योग्राफी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी बैठ के बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। जब नई कोई चीज़ आती है तो इनोवेशन भी हमें देखने को मिलता है, नए नए डिवाइसेस देखने को मिलते हैं, टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, यस और नो? तो एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, इनोवेशन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने कहा, एजुकेशन बहुत अच्छे से हो पाएगी, ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी जब वहाँ पे मेरे पास और भी टूल्स अवेलेबल होंगे। इन्वायरमेंटल बेनिफिट होंगे इसके। इन्वायरमेंटल बेनिफिट कैसे? अब आपको फिजिकल जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मीटिंग वगैरह भी हो रही है जो वो भी मेटावर्स में हो रही है, मान लो जो उसकी मीटिंग हो रही है वर्क प्लेस की, या कहीं आप काम करते हैं या आप मुझसे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो कार्बन एमिशंस कम होंगे, गाड़ियां चलेंगी नहीं, व्हीकल चलेंगी नहीं, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी एक तरीके से, क्योंकि व्हीकल एमिशन आपको पता है कितना ज़्यादा CO2 उससे कॉन्ट्रीब्यूट होता है, मानते कि नहीं? ये तो पॉजिटिव चीज़ें होगी। अब नेगेटिव तो ऐसी हैं जिसको आप आज भी फील कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे ये चीज़ बढ़ेगी। सबसे पहला है प्राइवेसी कंसर्न। जब सब कुछ ही ऑनलाइन होने लगेगा, डिजिटल और फिजिकल का पता ही नहीं होगा कि भाई क्या है, तो प्राइवेसी, सब कुछ डिजिटल में आप चले जा रहे हैं, तो फिर प्राइवेसी कंसर्न है कि नहीं है? आपके सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं एक तरीके से एक ही जगह पे स्टोर होगी, तो हैक करने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो अभी क्या है कि अभी अगर आपका मोबाइल कोई हैक कर ले तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। जब आप सब कुछ ही डिजिटल करने लगेंगे आने वाले टाइम पे, तो पता नहीं क्या ही हो पाएगा। और वो इलॉन मस्क के चिप के बारे में मैंने आपको बताया था, पता नहीं कौन सी क्लास में बताया था, लास्ट सेकंड या थर्ड क्लास थी जब मैं पढ़ा रहा था आपको। वो चिप आ जाने के बाद जब वो लगवा ली मान लो दुनिया ने, तो आपके थॉट्स, इमोशंस, हर चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो प्राइवेसी कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेगेटिव एस्पेक्ट की मैं बात करूँ, सोशल आइसोलेशन हो रहा है नेगेटिव एस्पेक्ट में। जब आप सब कुछ डिजिटल करने लग जाएंगे तो आप कहीं जाएंगे नहीं, आप डिजिटली सबसे मिल रहे हैं, मीटिंग भी वहीं कर रहे हैं, शॉपिंग भी वहीं कर रहे हैं, रियल एस्टेट भी वहीं डिजिटल खरीद रहे हैं, आप अपना कैरेक्टर लेके आ रहे हैं उसमें, मेटावर्स में वो अपने कैरेक्टर लेके आ रहे हैं, तो सब डिजिटली हो रहा है ना। तो सोशल आइसोलेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे जो ये आपको और देखने को मिलेंगे, ठीक है? जो एक्सपीरियंस आप और करेंगे, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। और क्या हो सकता है इसके अलावा? हेल्थ। अब डिजिटल क्या है, सब कुछ एक ही जगह पे आपने सेट लगा लिया, बस अब वहीं बैठे बैठे तो करना, कुछ हिलना डुलना तो है नहीं आपको। तो उसमें क्या होगा, पोस्चर आपका खराब हो सकता है। जैसे अभी भी बैठे बैठे हम लोग काम करते हैं, ज़्यादातर बच्चे बाहर निकलते नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग भी बच्चों ने ज्वाइन कर रखी है, पोस्चर खराब हो सकता है, आंखों पे जोर पड़ सकता है, VR सेट आंखों पे ही तो लगेगा ना, तो आंखों पे जोर पड़ सकता है। तो काफ़ी सारे हेल्थ कंसर्न भी हैं। और सबसे आखिरी जो है वो है डिजिटल डिवाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने काफ़ी सारे RC में देखा है ये डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है? डिजिटल डिवाइड, डिवाइड मतलब बांटना, डिजिटली कोई बटा हुआ है। मतलब जो टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहा होगा वो एडवांस होगा, और जो टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहा होगा वो लेस एडवांस होगा। तो एक तरीके से इनइक्वालिटी और देखने को मिलेगी। आज के टाइम में भी तो यही है ना, जो टेक्नोलॉजी को, AI को अच्छे से यूज कर पा रहा है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और जो AI को यूज नहीं कर पाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो डिजिटली डिवाइड हमें देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें, मतलब जो ये बातें जो मैंने आपको बताई है ना, ये आपको पढ़नी चाहिए भाई। ये आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो है, बट कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, इसका रेलेवेंस है हमारी डेली लाइफ के अंदर। और अगर इन चीज़ों के बारे में हम नहीं जानेंगे, इनको नहीं सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ अडाप्ट नहीं करेंगे, तो फिर वही डिजिटल डिवाइड वाली बात, बहुत पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी है, नई नई चीज़ें आपने सीखी हैं। जो बच्चा नया है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले भाई, तरुण ग्रोवर इंग्लिश। PDF मैं इसकी वहाँ पे भिजवा दूंगा। बाकी फिर अगली क्लास के अंदर मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए। और कोई बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश को पढ़ना चाहता है तो भाई तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्रेप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन कोर्स है, आप जाके चेकआउट कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार।